क्या आज के चैप्टर का नाम बोलिए। चलिए, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी कि फूड रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट करने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि नेचर का यही रूल है कि हमेशा पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ कि एक फिक्स लैंड है, मान लो ये पूरा इंडिया है। ठीक है, इंडिया है। अब इंडिया में अगर आज से हम 100 साल पहले, जैसे कि 1900 साल में, 1900 समथिंग में कुछ भी आपको हम आबादी बताए तो आबादी होगा कम से कम कितना, 100 करोड़। ठीक है, और अभी की बात करें 2024 में तो आबादी कितना हो गया इंडिया का, 133 करोड़ हो गया। हुआ तो कितना करोड़ का बढ़ोतरी हुआ, 33 करोड़ का। अब ये इंडिया का जब 33 करोड़ का बढ़ोतरी हो गया, यानी कि इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ कितना, 33 करोड़। जब 33 करोड़ का पॉपुलेशन बढ़ा तो इंडिया का यही बाउंड्री है, माने जम्मू कश्मीर से लेके इधर कन्याकुमारी और इधर आसाम नहीं, अरुणाचल प्रदेश और इधर गुजरात। ठीक है, ये तो इतना ही फिक्स है कि 33 करोड़ बढ़ा तो और बढ़ा दी जगह दूसरा से छीन के। ऐसा किए क्या, मेरा लैंड तो फिक्स है, अभी इसी लैंड के अंदर हमको खेती भी करना और रहना भी है। जब 33 करोड़ लोग बढ़ा तो मान लो सिर्फ इतना पोर्शन में हम क्या करते थे, खेती करते थे, और इतना पोर्शन में हाउसेस था, फैक्ट्रीज था और एक्सेट्रा, हॉस्पिटल था। समझ में आया। अब जब 33 करोड़ बढ़ा तो उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए होगा ना, फिर तो ये थोड़ा और इस चीज को पुश करेंगे, जो कि ये बाउंड्री घटा के यहां तक कर देंगे। तो जो मेरा एग्रीकल्चरल लैंड जो ये था, ये घटा कि नहीं घटा। अब जब पॉपुलेशन 33 करोड़ बढ़ा तो फूड ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। कल्टीवेशन करने के लिए जमीन जो चाहिए, सी लैंड यानी कि कल्टीवेशन लैंड, ये ज्यादा चाहिए होगा कि कम चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा। हमने क्या कर दिया, लैंड को, एग्रीकल्चरल लैंड को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो खाना कैसे बढ़ेगा, फिर लोगों का पेट कैसे बढ़ेगा। बात समझ में आया, समझ में आया। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने से समस्याएं बढ़ेंगी। अब आपको उतने में ही कुछ ऐसा कर दिखाना होगा कि हमारा लैंड उतना का उतना रहे या कम भी जाए तो पहले से प्रोडक्शन इंक्रीज हो, और जो कि भारत का, पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज ने ये करके दिखाया है कम लैंड में। इनफैक्ट आपको हम बताते हैं इंडिया और चाइना का डाटा। ठीक है, मान लीजिए इंडिया का टोटल लैंड है 100%, टोटल लैंड तो जो इंडिया का होगा, इंडिया का होगा 100%। तो अब ऐसे मान के चलिए इंडिया का टोटल लैंड है 100 मीटर स्क्वायर, तो ऐसे मान लीजिए ये 100% हुआ 100 मीटर स्क्वायर इंडिया का लैंड का एरिया, जिसमें से इंडिया का जो कल्टिवेटेड एरिया, कल्टिवेटेड लैंड एरिया, कल्टिवेटेड का मतलब खेत, खेत खलिहान जहां पे खाना उपजता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड, वो जो एरिया है वो 46% है, यानी कि 46 मीटर स्क्वायर है, यानी कि 54% में हम लोग रहते हैं। जंगल है उसी में, अब जंगल में तो कुछ उगा नहीं सकते हैं, तो नेशनल पार्क है, ऐसे नॉर्मल पार्क है ना, बहुत सारा पार्क है, कहीं मॉन्यूमेंट्स है, राइट, कहीं डैम बना दिए हैं, कहीं कुछ बना हुआ है, कहीं मंदिर है, सब 54% में हो रहा है। अब चाइना के पास मान लो टोटल 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो चाइना जो है भाई साहब 11 मीटर स्क्वायर में ही खेती करता है। कितना मीटर स्क्वायर में, यानी कि कितना परसेंट में खेती कर रहा है, 11%। और इतना कम, और इंडिया कितना कर रहा है, 46। उसके अलावा अगर इंडिया जो है प्रोडक्शन कर रहा है एक्स, सब मिला के एक्स प्रोडक्शन कर रहा है, तो चाइना 2x प्रोडक्शन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम जमीन इस्तेमाल करके चाइना क्या कर रहा है, दोगुना चीज उगा रहा है, और हम ज्यादा जमीन इस्तेमाल करके कम चीज। तो किसका खराब चल रहा है, बात समझ में आया। तो हमें जरूरत थी इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्लियर है बात में। और पहले तो पूरे वर्ल्ड में आया, फिर भारत में आया, तो पूरे वर्ल्ड में क्रांति की गई, रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, रिवोल्ट भी बोलते हैं, पढ़े हो ना, 1857 रिवोल्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट या रिवॉल्यूशन, ये सब क्या होता है, क्रांति। एक ऐसा चीज होता है जिससे बदल के सब कुछ रख देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रांति। और क्रांति हमेशा अच्छे चीजों के लिए की जाती है, बुरे चीजों के लिए नहीं। हमें आजादी चाहिए थी, हमने क्रांति की। ठीक है, चलो, अब पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले एक रिवॉल्यूशन आया जिसका नाम था ग्रीन
रिवॉल्यूशन। इसकी शुरुआत 1967 में की गई, ठीक है, 1967 में की गई थी। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे ज्यादा बेनिफिट किस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हुआ था? तो पहला था व्हीट और दूसरा था पोटैटो। यूरोप के कई सारे कंट्रीज पोटैटो बहुत ज्यादा खाते हैं क्योंकि वहां भी अचानक से पॉपुलेशन में ग्रोथ देखा गया था। तुम जब आगे पढ़ोगे 10th क्लास में आओगे तब दिखा जाएगा कि यूरोप को पोटैटो के बारे में पता चला था कि जो कि हर सब्जी के साथ मिल जाती है। पोटैटो तो यार एक ऐसा सब्जी कि तुम किसी में भी डाल के खा लो, आलू पटल, आलू पालक, जो नाम ले लो, आलू करेला और क्या हो, आलू कद्दू, ये यूनिवर्सल चीज है, पानी की तरह सब में घुल जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिटेड ग्रीन रेवोल्यूशन को कौन, किस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हुआ था? व्हीट और पोटैटो को। ये ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू कब हुआ था? 1967 में। फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? नॉर्मन ग्रीन बोरलॉग। इनका एक्चुअल नेम जो अंडरलाइन किए हैं वही है नॉर्मन बोरलॉग, बट हम ग्रीन इसलिए अपने ऐड से किए हैं ताकि जब व्हाइट रिवॉल्यूशन पढ़ाएंगे में तो उनका भी साइंटिस्ट का एक अलग नाम है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन थे और व्हाइट में कौन थे। तो आप डायरेक्ट याद कर लो, नॉर्मन ग्रीन बोरलॉग, यानी कि वो ग्रीन के थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता थे, ये पूरे वर्ल्ड के थे। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे? इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे? ये कोई भारतीय ही होंगे, MS स्वामी। कौन थे? ठीक है, MS स्वामीनाथन। इनफैक्ट अभी जो एग्रीकल्चरल, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है तो आप देखोगे बहुत सारे अवार्ड्स हैं भारत में, भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, उसके अलावा बहुत सारा गैलेंट्री मेडल्स है जो वीर लोगों को दिया जाता है ना, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब सुने हो ना। हाँ, तो उसके अलावा एग्रीकल्चरल फील्ड में भी कुछ अवार्ड्स हैं जिनमें इन्हीं के नाम पे वो अवार्ड्स का नाम रखा गया है, MS स्वामीनाथन अवार्ड्स। जो भी एग्रीकल्चर फील्ड में उसको इंप्रूव करने के लिए या लोग समाज का भलाई के लिए, किसान का भलाई के लिए कुछ अच्छा कार्य करता है, कुछ नया इन्वेंशन करके दे देता है, तो उनको यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा करता है, जिससे पूरे विश्व को फायदा होता है, उसको नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? अब आपको एक बात बता दें, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड पूरा विश्व मिलकर देता है और MS स्वामीनाथन अवार्ड सिर्फ इंडिया देता है। तो पहले इंडियन जिनको नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड मिला था वो यही थे, MS स्वामीनाथन, क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए भी अच्छा काम किया। एक ऐसा प्लांट का प्रोडक्शन किए थे जो कि कम पानी में उग जाता है, तो उन जगहों को बहुत फायदा हुआ था जहां पे पानी की कमी, तो उनका जान बचाए ना। और किसी का जान बचाना, अब डॉक्टर जान बचाता तो भगवान का दर्जा देते हैं ना, तो ये भी भगवान बराबर हुए, इसलिए पूजा जाता है, ठीक है। और इनकी बेटी अभी हेड भी है, कोई स्वामीनाथन ही है, ठीक है। बात समझ में आ गया यहाँ से? अब आगे स्टार्ट कर। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में ओवरऑल पढ़ गए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेनिफिट किसको हुआ था, इसका डेट क्या था, फादर कौन था, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका मेन चीज कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का एम क्या था। देखो, इसका मेन ये एम यही था कि फूड प्रोडक्शन को क्या करना है, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है, बाय द यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। यानी कि आप प्रोडक्शन को, फूड का जो भी अभी जितना फसल हो रहा है, गेहूं हो रहा है, धान हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबको आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो बाय द यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। क्लियर है? अब ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या हो जाएगा ये एक बार में आपको हम बता दे रहे हैं। अब जैसे कि मान लो कि आप खेती लगाए, सबसे पहले तो चाहिए कि मान लो कहीं फॉरेन का कोई सीड्स होगा और ये इंडियन सीड्स होगा। सीड्स किसको बोलते हैं जी? बीज, ठीक है। अब इंडियन सीड्स का कुछ अपना क्वालिटी होगा और जो फॉरेन सीड्स होगा उसका कुछ अपना क्वालिटी होगा, ठीक है। अब मान लो इंडियन सीड्स जो है उसका दाना अच्छा है, खाने में टेस्ट अच्छा है, लेकिन क्या बोलते हैं कि ज्यादा गर्मी नहीं झेल पाता है, या अगर बारिश हो गया बिन मौसम तो तुरंत सड़ जाता है। सबका अपना फायदा है, सबका अपना नुकसान भी है। तो अगर हम कुछ ऐसा मिक्स करके कर दें
कुछ ऐसा मिक्स करके बनाए ताकि सब कुछ का क्वालिटी एक दूसरे में मिल जाए, तो कितना बेहतरीन हो जाएगा क्या? हाँ, यानी कि हम कोई ऐसा बीच का सीड्स निकालें जिसमें इंडियन सीड्स का ही सिर्फ क्वालिटी जाए, डिसएडवांटेज ना जाए, और फॉरेन सीड्स का क्वालिटी जाए। यानी कि अब इंडियन सीड्स का टेस्ट भी आ गया अच्छा, और हाई टेम्परेचर भी झेल लेगा, हाँ, रेनफॉल भी झेल लेगा, तो ये खराब ही नहीं होगा। और इसका जितना खेती करेंगे ज्यादा फसल उगने के चांसेस क्या रहेंगे, इन दोनों के मुकाबले ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये मेथड अपनाया गया। तो अब ये कैसे किया गया, तो ये दोनों को स्टडी किया गया और बायोलॉजिकली वो पढ़े हो ना हेरिडिटी वाला, कि क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया। क्या कराया गया? क्रॉस ब्रीडिंग, और फिर इस तरह का सीड्स को जनरेट किया गया। तो भाई इस तरह के सीड्स को फिर बोला गया HYV सीड्स। बात समझ में आई? H फॉर हाई, Y फॉर इल्डिंग, इल्ड मतलब पैदा करने वाला, यानी कि अच्छा उम्दा क्वालिटी का अच्छा पैदा करने वाला वैरायटीज ऑफ सीड्स, जिसके फेल होने के चांसेस कम रहेंगे, तो ये ज्यादा सक्सेस करेगा। अब किसान डरेगा नहीं कि कल खेती तो कर दिए हैं, बारिश आ गया, तूफान आ गया। समझ में आया? तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में जो सबसे पहला चीज इंक्लूड किया गया वो किया गया HYV सीड्स। इसका मतलब सबको पता है, हाई यील्डिंग वैरायटी लिख देते हैं हम, हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स। क्लियर? दूसरा में भैया हम डैम्स बना सकते हैं ताकि इरिगेशन हो। उसके बाद हम जो है कैनल्स बना सकते हैं। उसके बाद हम जो है पंप्स लगा सकते हैं, ट्यूबवेल वाला, या ट्यूबवेल लगा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये सब लगा सकते हैं। हम जो है अपने फसल को छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों होते हैं ना, हाँ, चूहे से बचाने के लिए, या फतिंगा लोग खा जाता है, और भी तरह तरह का कुछ खा जाता है जो होता है, यानी कि उसको उससे बचाने के लिए हम कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीट को जो नाश कर दे, यानी कि उसको बोलते हैं इंग्लिश में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये पार्ट हुआ। ये डिपार्टमेंट किसका हो गया था? इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया था। इरिगेशन का क्या मतलब होता है, जल्दी बोलो? पानी पटाना, पानी डालना, घर में पौधे हैं पानी डालना पड़ता है ना, तो ये इरिगेशन के लिए होगा। डैम बनाएंगे तब ना डैम से पानी लेंगे, कैनल बनाएंगे। अभी हम लोग का घर का नली, जितना भी नली है, जाके बाहर के नली से मिल जाता है और वो नली से पानी चल जाता है। जस्ट लाइक दैट एक कैनल होता है, मगर उतना पतला नहीं होता। कैनल पूरा ये दीवार से लेके वो दीवार तक होता है, इससे पानी जाता है। इसको बोलते हैं नहर, नाला, बड़ा नाला। लेकिन उस नाले में गंदा पानी नहीं, कौन सा पानी जाएगा? साफ पानी। जैसे कैसे हम समझा रहे हैं, इधर से ऐसे रिवर बह रहा था, ये क्या था? रिवर बह रहा था। क्लियर है? इधर से एक रास्ता जो है बीच से हम खोल दिए और एक नहर जो है इधर निकलवा दिए। अब हमारा जो है भाई गांव जो है इधर बसा हुआ था, और ये नहर को ऐसे ले जाते हुए ऐसे कर दिए। तो थोड़ा सा तो पानी यहाँ के रहेगा ना जी, और यहाँ से पाइप कनेक्ट करेंगे और अपने खेतों की तरफ पानी पटा देंगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? राजस्थान में इरिगेशन को बचाने के लिए इंडिया का सबसे बड़ा नहर खोला गया था, जो कि जिसको राजस्थान कैनल बोला जाता है। इंदिरा गांधी खुलवाई थी। ठीक है, राजस्थान कैनल बोला जाता है। चलिए, ठीक है, बात समझ में आया? फिर कीटनाशक के लिए पेस्टिसाइड, और मिट्टी हमारा उपजाऊ हो उसको इस्तेमाल करने के लिए छठा पॉइंट क्या होगा? फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करेंगे। यही है मॉडर्न टेक्निक्स। प्लॉ करने के लिए, मतलब कि खेतों का अच्छे से जुताई करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ट्रैक्टर्स। क्लियर हो गया? तो इसी को कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, और इसी का इस्तेमाल करके हम अपना फूड प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और यही एम था किसका? ग्रीन रिवॉल्यूशन का। बात समझ में आ गया? यानी कि हरियाली छाई रहे। ग्रीन रिवॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ क्रांति, और ग्रीन का मतलब हरा क्रांति। हरा क्रांति हरियाली लाने के लिए हुआ कि सब तरफ फसल लहलहाए, जिधर आंख फैलाए तुम फसल ही फसल देखो और खुश हो जाओ कि खाना मिलेगा। क्योंकि कहीं भी चल जाओ, देखो इंसान जो है पेट के लिए ही जीता है ना?
चलो बोर्ड भर गया, जिसको जो लिखना है जल्दी लिखो, फिर हम इसको मिटाएंगे। अब आते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन पर। हाँ जी, व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए हुआ था? जो चीज व्हाइट दिखता है, क्या है वो? ठीक है, हाँ, इसी का दूसरा नाम भी है भाई फ्लड रिवॉल्यूशन। फ्लड का मतलब क्या होता है? फ्लड एक इंग्लिश वर्ड है, पूछे क्या होता है फ्लड का मतलब? बहना। क्या बहना होता है? बहना होता है तो उसको तो बोलते हैं फ्लो, रिवर इज फ्लोइंग, वो बह रहा है। हाँ हाँ, तो बोलो जरूरत से ज्यादा पानी आ जाना, वो बाढ़ जो तुम बोल रहे हो। फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़। अब कोई चीज पानी ही की तरह होगा तभी तो बाढ़ आएगा ना, तो इसीलिए इसको दूध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए किया गया? मिल्क के लिए किया गया। और इसलिए किया गया, अच्छा ये सबसे पहले कहाँ हुआ, कोई बता सकता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन तो यूरोप में हुआ, फिर इंडिया आया, ये कहाँ हुआ? अब हिंट देते हैं, कौन सा ऐसा कंट्री जो सबसे ज्यादा दूध पैदा करता है पूरे साल में, पूरे वर्ल्ड में? इंडिया। हमसे ज्यादा दूध दही कोई खाता है क्या? और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हम किसी को दे नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा कोई कंजप्शन भी नहीं करता है, खाता भी नहीं। हम क्या नहीं खाते हैं? दूध का, दूध पीते हैं, दूध का चाय पीते हैं, दही, दूध से दही बना लेते हैं, दूध फट जाता है तो पनीर खा लेते हैं, पनीर भी चाहिए तो दूध, अच्छा वाला दूध कोई फड़वा के पनीर बनवाते हो, उसके बाद छाछ पीते हो अलग, हाँ, फिर खट्टा वाला कुछ कुछ, फिर कभी दही बाड़ा खाते हो, कभी रतोबा खाते हो ना, कभी रोटी दही चीनी, तो कभी चूड़ा दही। तो कहाँ से आएगा इतना चीज? मक्खन चाहिए, चीज किससे बनता है? सब मिल्क का प्रोडक्ट है। यानी कि हम इंडिया इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ मिल्क। तो हम पैदा भी सबसे ज्यादा करते हैं और दे भी किसी को नहीं पाते। ठीक है, तो इसका और अच्छा इंप्रूवमेंट हो, ये कहाँ किया गया होगा पहले? जिस देश में ये दिक्कत आ रही होगी, जिस देश को ये सबसे ज्यादा जरूरत होगा, तो किस देश को लगता है होगा? इंडिया में हुआ मिल्क रिवॉल्यूशन। और फादर इसके कौन थे? वर्गीज कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये इंडियन थे। ये मत समझ लेना कि नाम फॉरेन जैसा लग रहा है, तो ये पले बड़े बाहर थे। एक होता है एनआरआई इंडियन, हाँ, तो उस टाइप का समझना। ठीक है, वर्गीज कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। किसके लिए किया गया था? व्हाइट रिवॉल्यूशन का डेट, ग्रीन रिवॉल्यूशन का डेट क्या था? जस्ट 3 साल बाद कौन सा रिवॉल्यूशन आ गया? दूध क्रांति। क्लियर है? वर्गीज कुरियन साहब ने किया था। और लोकेशन भी लिख लेना या इन्हीं के नीचे लिख लेना इंडियन, तो समझ में आ जाए कि ये रिवॉल्यूशन भी कहाँ हुआ था? इंडिया में। और साथ में एक डाटा और लिख लेना कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ मिल्क। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खाता भी और उगाता भी, पैदा भी करता कौन है वो? क्योंकि भाई फॉरेन में तो ये लोग बीफ खाते हैं, फॉरेनर भी क्या खाते हैं? गाय भैंस का बीफ खाते हैं। अब वो मुस्लिम हो ना हो, वो लोग भी खाते हैं। ठीक है, तो हम ही ना गाय माता का सबसे ज्यादा रक्षा करते हैं, तो हम गाय माता से हमें दूध मिलता है तो हम रक्षा भी करते हैं। क्लियर है? तो ये जैसा कल्चर है हम लोग का। अच्छा, हमारे बाद नेपाल है, क्योंकि नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, समझ में आया? नेपाल भी अच्छा खासा प्रोड्यूस करता है, लेकिन नेपाल जितना बड़ा है उससे बड़ा तो हमारा यूपी है, तो कितना ही पैदा कर लेगा। भले वो कंट्री है, लेकिन हमारे स्टेट से तो क्या है, छोटा ही है, तो कितना ही ज्यादा प्रोड्यूस कर लेगा। बात समझ में आ गया? चलो मिटाएं। इनके नाम उसी पे लिखे गए हैं जो जिस तरीके का कलर जिसका है। लाल टमाटो मीट के लिए पिंक, देखो ऑनियन भी है, और झींगा भी नीचे से कैसा दिखता है? पिंक दिखता है। ठीक है, ब्लैक, जो कच्चा तेल होता है वो काला दिखता है। ठीक है, अब पेट्रोल तो यही दिखता है, लेकिन पेट्रोल को तुम रिफाइन किए हुए रहते हो तब वो पेट्रोल बनता है।
जब कुआं से तेल निकालोगे, तेल का कुआं होता है, सुने हो ना, तो वो तेल कैसा दिखता है? काला। और उस काले तेल में सब तरह का तेल मिला हुआ रहता है, केरोसिन भी रहेगा, पेट्रोल भी रहेगा, डीजल भी रहेगा। तुमको अलग अलग टेम्परेचर पे उसको डिस्टिलेशन करके वो निकाला जाता है, तो फिर पेट्रोल उससे निकल के आ जाता है, केरोसिन, तो वो अलग प्रोसेस है। ठीक है। ग्रे में फर्टिलाइजर्स, गोल्डन में एप्पल, गोल्डन फाइबर जो नायलॉन टाइप का हो गया वो जूट, सिल्वर एग के लिए है। ठीक है। और तुम्हारा सिल्वर फाइबर कॉटन के लिए, क्योंकि ग्रे कलर का, सॉरी सिल्वर कलर का होता है कॉटन देखने से। ठीक है, ऐसा माना गया है। ऐसे तो तुम बोलोगे कि सर व्हाइट होता है, लेकिन व्हाइट का नाम रखा गया ना, मिल्क तो प्रॉपर व्हाइट है, लेकिन कॉटन प्रॉपर व्हाइट तो नहीं होता है, कहीं कहीं ब्लैक ब्लैक भी आता है ना, तो ब्लैक और व्हाइट का ही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ग्रे दिखाता है। पॉइंट समझ में आया? मिटा दें इसको, चलो पूछेंगे अभी। स्वीट रिवॉल्यूशन क्या है? हाँ, ये आपको हम बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्या बताने जा रहे हैं? अब किताब से हट के चलो, ये समझ लो, ये बेसिक चीज है, तुमको पता होना चाहिए। कल को बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे, पापा ये गेहूं चावल किसको बोलते हैं, मम्मी ये गेहूं चावल किसको बोलते हैं, ये सब क्या है, चाय कॉफी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई टेक्नोलॉजी बहुत ऐसा बड़ा नहीं लगा के बात कर रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि ये आम चीज है जिससे आप डील करते हो। कल के बड़े हो गए तो आपको चावल पहचानना होगा, ये चावल लाना, ये बासमती राइस इसको बोलते हैं, इसको अरवा चावल बोलते हैं, इसको उसना बोलते हैं। बात समझ रहे हो? ये आपको पता होना चाहिए, वरना आपको दुकानदार वाला भी मूर्ख समझेगा, आपसे कम पढ़ा लिखा। ये कैसा भगलोला आदमी है, इसको पहचानने तक नहीं आता है। बात समझ रहे हैं? चलिए, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स मेनली दो तरह के होते हैं। एक को बोला जाता है सीरियल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स वो वाला सीरियल नहीं, टीवी वाला सीरियल नहीं, CEREAL वाला। ठीक है। अब इसको सीरियल बोला जाता है जिसके मोटे दाने होते हैं। और एक को बोला जाता है कैश क्रॉप्स, जिससे आप कमा के ज्यादा पैसा कमा सको। ठीक है, ज्यादा पैसा कमा सको। ये जो सीरियल क्रॉप्स है ये नेसेसरी है। ये नेसेसरी वर्ड का क्या मतलब होता है? बहुत ही जरूरी है। इसके बिना कोई भी बच्चा, इंसान, बूढ़ा, कोई भी पकड़ लो, उसका ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, ये इसको कंसीडर करते हैं लग्जरी के लिए, शौक। ठीक, शौक कि चल तो तुम अल्टो से भी सकते हो, लेकिन तुमको चाहिए कि थोड़ा फॉर्च्यूनर होता तो मजा आता। बात समझ में आया? वो फर्क आ गया यहां। क्लियर है बात? अब सीरियल क्रॉप्स में क्या आता है तुमको पता है? व्हीट, पल्स हो जाएगा, राइस हो जाएगा, बाजरा, कॉर्न, एक्सेट्रा। ठीक है, सीड्स भी आ जाएंगे इसमें बहुत सारे। ठीक है। अब कैश क्रॉप्स में क्या क्या आता है सुनो। शुगर केन, कॉटन, जूट, टी, कॉफी। समझ रहे हो? चाय पीना है, चाय नहीं पिलाया किसी को तो कोई डिफिशियंसी हो जाएगा क्या? किसी तरह का विटामिन कमी हो जाएगा या कोई बीमार? या कभी डॉक्टर को बोलो आप चाय नहीं पीते हैं, चाय ऐसे शुरू कीजिए, ऐसा कभी कोई डॉक्टर बोला है क्या? समझ में आया? समझ में आया पॉइंट मेरा? तो इनको कैश बोलते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ चीज जरूरत है, जैसे कि शुगर केन। अब ये चीनी बनाने में मदद करता है, तो डॉक्टर बोलता है क्या चीनी ज्यादा खाइए, 1 चम्मच चीनी खाते हैं, 1 कप खाना शुरू कर दीजिए, बोलता है क्या? हाँ, लेकिन कुछ अमाउंट में तो आपको चाहिए। लेकिन इसमें ये इनको वो क्रॉप्स बोला जाता है जिनमें आप और के मुकाबले पैसा ज्यादा कमा सको। ठीक है, 1 किलो चीनी का दाम और 1 किलो चावल का दाम 12-14, 1 किलो चावल का दाम 12 रुपया, 14 रुपया, 18 रुपया, मतलब 12 रुपये से लेकर 20 रुपया तक है। ठीक है, उम्दा क्वालिटी का लेने जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 22-23 का पड़ेगा, लेकिन चीनी लेने जाओगे तो 50 रुपया, 45 रुपया। अंतर देख रहे हो? दुगना हो गया ना, 20 दूनी 40 हुआ ना। तो इसमें इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? कैश क्रॉप्स। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ गया? चलो, अब थोड़ा सीरियल क्रॉप्स के अंदर माइक्रोस्कोप से, वही कैमरामैन फोकस करो जल्दी, तो फोकस करो। 3 मेन सीरियल क्रॉप्स है, अब वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, एक तो सीरियल क्रॉप्स वो होता है जो व्हीट, राइस, अच्छा तुम लोग को शायद डीप में नहीं होगा,
तुम एक ही बारे में पढ़ो। जो सीरियल क्रॉप्स है वो व्हीट राइस हो गया, बाजरा हो गया, ये तो एग्जांपल तुम लिखे ही हो, ठीक है। ये देता क्या है, यानी कि हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सीरियल क्रॉप जो है अल्टीमेटली फाइनल आंसर में ये क्या प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से। तो सीरियल्स हमको देता है कार्बोहाइड्रेट। क्या देता है, इसका काम यहीं पे खत्म। अब हम बोलेंगे एक अलग तरह का क्रॉप, सीड्स। ये क्या देगा, मोटापा। इसी बीज से, जैसे कि सूरजमुखी का सीड बीज लाए, उसको पिसवाते हो तो क्या निकलेगा, तेल। तेल रिफाइन और जो सरसों का तेल, ये सब बीज होता है। तो सीड से आपको क्या मिला, ऑयल मिला। और ऑयल क्या देता है, ये माने सीरियल क्रॉप्स क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट। अब मिलेट्स बोले या पल्स बोले, एक ही बात है। इक्वस्टू का साइन दिए मैथ वाला, इक्वस्टू का मतलब बराबर होता है। तो मिलेट्स बोले या पल्स बोले, ये आपको देगा क्या, प्रोटीन। क्या देता है, प्रोटीन। बात समझ में आ गया। यानी कि ये तीन चीज आपके डाइट में बहुत ही जरूरी है। आप पूछोगे सर फैट भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है। अगर फैट नहीं रहे तो आपका हड्डी जो है जल्दी टूटेगा, हल्का सा चोट लगने पे भी। समझ में आया, फैट जरूरी होता है, लेकिन एक लिमिट में। हर चीज का एक बाउंड्री होता है, ठीक है। जैसे दही, घर वाले बोलते हैं दही खाया करो, दही से क्या फायदा होता है बताओ, दही के क्या फायदे हैं खाने के, डाइजेशन में हेल्प करता है। पेट अगर किसी का ज्यादा गर्म रहता है तो ठंडा रहता है। हाँ, अब किसी को हम 2 बाल्टा दही पिला दें कि पी, फिर क्या होगा, उसको लूज मोशन होने लगेगा। यानी कि हर चीज जो अच्छा हो तो उसका भी एक लिमिट होता है। ये नहीं कि रगड़ दिए हैं पूरा, तब तो फिर वो हाँ नहीं करेगा। घी से मोटापा बढ़ता है, हाँ या ना, एक पैसा नहीं बढ़ता है। इसीलिए अपने खाने में 1 चम्मच घी या आधा चम्मच घी डेली डाल के खाया करो। तुम देखना, हम लिख के देते हैं गारंटीड, और सिर्फ दिन वाले में खाया करो, वो नहीं बढ़ेगा तुम्हारा मोटापा। क्योंकि आधा चम्मच घी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 चम्मच घी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम खा रहे हो सुबह शाम घी और कुछ कर नहीं रहे हो, जैसे दूध कब पीते हो, दूध रात में, मोटापा दे रहा है। उससे बढ़िया तो सुबह में घी खा लेते, 3 चम्मच तो नहीं देता। दूध पियो अर्ली मॉर्निंग या दोपहर पियो। जो भी चीज खा रहे हो जिसमें फैट है, उसके बाद सोने वाला काम करना है अगर, तो वो स्टोर हो जाएगा। घी देता है ताकत, दूध भी देता है ताकत, तो वो सुबह पियो और पूरे दिन का ताकत में लगाओ, देखना और अच्छे से वो कंज्यूम होगा। और तुम दूध पी लिए रात में और सो गए तो दूध का कोई काम हुआ, मतलब एक स्टेपलर लेके आए और हमको स्टेपल करना था लेकिन हम सो गए, तो हम कर पाएंगे स्टेपल, इसका कुछ काम आया, ये वेस्ट हो गया। 90% मिल्क वेस्ट हो गया, 10% वो रख लिया फ्यूचर के लिए स्टोर करके फैट के फॉर्म में, कि कभी इसको बॉडी को घटा, मान लो ये हमको 10 दिन तक दूध मेरे बॉडी में नहीं डाला, तो उसी 10% से वापस खींचेगा। अब हम लोग तो डेली खाना खा रहे हैं, तो 10% बढ़ते 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 फिर क्या, मोटापा बढ़ जाता है। पॉइंट समझ रहे हो। तो ये सब चीज जब एक्टिव हो तभी लिया करो, रात के बजाय सुबह शुरू करो, वो लगेगा। एक्चुअली क्या है, तुम्हारा बॉडी काम करेगा तो उस पर लोड आएगा, लोड आएगा तो वो और खींचेगा, तो तुम जितना दूध लियो ना वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। सुने हो ना, खेलने से खून दौड़ता है, खून नया बनता है जल्दी जल्दी। क्यों बनता है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट जल्दी जल्दी खींचने लगता है, और तुमको भूख भी ज्यादा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि तुम काम कर रहे हो और यही बैठल रहो, देखना भूख भी कम हो जाता है। तो ये रात के बजाय दिन में पियो। घी खराबी, कभी तो 1 चम्मच घी तो कभी मोटापा नहीं बढ़ाएगा, उल्टा घी क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, तुम जल्दी बीमार पड़ना बंद हो जाएगा, खास करके सर्दी खांसी बुखार। समझ में आया। जो अच्छा बॉडी बिल्डर, जो देसी बॉडी बिल्डर होता है ना, वो लोग घी मक्खन खा के बनाता है। समझ में आया। तो क्या है कि उसका मसल गेन होता है। प्रोटीन क्या है,
मिलेट्स पल्स से प्रोटीन मिल रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो सोयाबीन से मिलता है, लेकिन सोयाबीन वाला प्रोटीन अच्छा नहीं होता, पल्स वाला प्रोटीन अच्छा होता है। ठीक है, दाल तो सबको खाना चाहिए। अब प्रोटीन क्या है? ये मेरा बाल जो बढ़ जाता है, हर एक महीने कटवाना पड़ता है, नाखून, ये दाढ़ी, ये सब क्या है? अनडाइजेस्टेड प्रोटीन। हमारा बॉडी जो है इसको इसको डाइजेस्ट कर लेता है अचानक से, आसानी से, लेकिन प्रोटीन को उसको डाइजेस्ट करने में सबसे ज्यादा तकलीफ होता है, लीवर पे बहुत ज्यादा असर होता है। समझ में आया? तो हम जैसे कि हम तो जिम नहीं करते हैं, तो हम तो कुछ प्रोटीन वगैरह नहीं ले रहे हैं साइड से, ठीक है, तब देखो इतना सारा ग्रोथ हो रहा है, अनडाइजेस्टेड चल जा रहा है, इसको बॉडी मेरा पचा नहीं पा रहा। तो सोचो जो जिमर लोग बाहर से प्रोटीन लेता है उसका क्या हाल होता होगा। उन लोग का एक समय के बाद लीवर साथ देना छोड़ देता है। इसीलिए प्रोटीन इज नेवर अ हेल्दी ऑप्शन, कभी नहीं खाना। जो बायो पढ़ा है वो ये सब बातें जानता है, इसीलिए 10th तक बायो पढ़ाया जाता है, सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो, ये नहीं कि नंगा तार जाके छू ली। हाँ, आपको रेजिस्टेंस करंट के बारे में पता हो, आपको पता हो कि वाटर किससे बना हुआ हो। 10th तक सबको बेसिक सिखाया जाता है, एक बेसिक सिखा दिया, और 11th से जिसको जो लेना है, कॉमर्स लेना है कॉमर्स, साइंस तो साइंस, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। अभी बीमारी के बारे में पढ़ाता है ना 10th में, आपको पता हो, क्योंकि बीमारी कल को हो सकता है आपको, तो आपको पता हो कि इसके पीछे किसका हाथ है, फंगस लगा, बैक्टीरिया लगा, क्या हुआ, बात समझ में आया? तो ये बेसिक चीज बताया जाता है, पढ़ाई का ये मकसद है। तो ये सब तो आपको रुचि से जानना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। इसको ऐसे रटने वाले फॉर्म से जब चढ़ जाओगे ना तो वो तकलीफ देगा, फिर तो वो रटने बराबर हो गया। इसका मेन मकसद क्या है कि हमको सीखना है, समझ जाना है कि भाई कल को मेरे घर में किसी का बाल झड़ने लगा तो दो कारण हो सकता है, या तो क्या बोल रहे कि हेरिडिटी है, तो अपने इतिहास में उठा के देखोगे कि फैमिली में किसी का बाल उड़ा था, पापा दादा या और भी कोई, तो एक वो रीजन हो सकता है। और अगर किसी का नहीं उड़ा है फिर भी उसका उड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें फंगस लगा है, उसके बाल पे कोई ऐसा फंगी लग गया है जो उसको इरिटेट कर रहा है। तुम तुरंत बोलोगे जाके तुमको स्किन डॉक्टर से दिखाओ यार। बात समझ में आ गया? बात क्लियर है? चलो, अब मिलेट्स पल्स क्या देगा? प्रोटीन देगा। ये तो हो गया हमारा सीरियल क्रॉप्स का, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द कौन कौन सा सीजन में कौन कौन सा क्रॉप्स आता है। अब हमको तुम पहले बता दो, साल शुरू हुआ तो मैंने सबसे पहला सीजन किसको माना जाता है? खुद बताइए तो, तुम ऑब्जर्व क्यों नहीं यार, पता है तुमको ठंडा गर्मी बरसात कैसे क्या होता है, तो पहला सीजन क्या मानते हो? महीना नहीं मानते हो, पहला, हाँ, भारत का पहला पर्व कौन होता है हिंदू धर्म के हिसाब से? बताओ। रामनवमी, बस राम जी का भक्त है तो बस रामनवमी, और कोई नहीं। हाँ, मकर संक्रांति, वो आखिरी पूजा होता है। तब उसके बाद बड़ा पूजा कौन आता है? बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, और उसके जस्ट बाद आता है होली। तो कुछ लोग बसंत पंचमी को मानता है, कुछ लोग होली। मतलब इंडिया में रहते हो और कल्चर के बारे में नहीं पता, यानी कि आप होली किस महीने में आता है? जहां से गर्मी स्टार्ट होने वाला होता है, तो वहां से हम लोग उसको पहला साल मान, हो तो जाता है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी, वो तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन अपना क्या मानते हैं? गर्मी, फिर बरसात, फिर ठंड। क्लियर है? तो पहला सीजन कौन सा आया, उसके बाद क्या आएगा? बोलो, उसके बाद क्या आएगा? आ गया। ऐसे ही चलता है पूरा मेरा एक साल, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग, यानी कि क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द सीजन का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। अब आपको पता लग गया कि भैया कौन सा कैसे चलना है, तो आपको एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं, फॉर्मूला याद रखना। जम्मू कश्मीर में गए थे राहुल सर, जेके आर। क्लियर? पहले तो सीजन याद कर लेना लाइन से क्या है, समर से स्टार्ट हुआ, फिर खुद ब खुद लाइन बना लोगे। बस एक ही पॉइंट इसमें याद करना है कि स्टार्ट किससे करना है? समर से। उसके बाद तुमको पता है गर्मी खत्म होने के बाद अभी क्या आने वाला है? बरसात, और बरसात खत्म होने के बाद क्या आ जाएगा? ठंड। वो तुम लाइन से लिख लोगे, और फिर बैठा देना है जेके आर। जेके आर, जे का मतलब हुआ भैया जायद क्रॉप्स। कौन सा क्रॉप्स? के का इसमें मतलब हो गया खरीफ क्रॉप्स।
हुआ हुआ कि नहीं हुआ? और आर का मतलब हो गया रबी क्रॉप्स। आ गया ट्रिक? हाँ, कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे, क्योंकि हम आज तक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको 100% पता है कि तुम लोग भी कंफ्यूज होगे। ये जायज सी बात है, जितना बार पढ़ लो कुछ चीजें ऐसी बनी ही गई हैं कि वो कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके पीछे का ट्रिक देख लो तो शायद याद रहे। अब मेरे को तो ये ट्रिक काम कर जाता है, तो हम सोचे तुम लोग को भी दे दिए, क्या पता फायदा कर जाए। समर, मानसून, विंटर, जेके आर, जम्मू कश्मीर। अब देखो समर में ही ना हम जाएंगे यार जम्मू कश्मीर, ठंडा जगह पे घूमने को, हिल स्टेशन, तो मैच भी तो करता है। कॉमन सेंस लगाओगे तो क्या, समर हुआ जम्मू कश्मीर चल गए राहुल सर। क्लियर बात? डन। यहाँ पे अब जायद क्रॉप्स में क्या क्या आ जाएगा उसका एग्जाम्पल पूछेगा, इसका भी एग्जाम्पल पूछेगा, इसका भी एग्जाम्पल पूछेगा। अब तुमको पता है ना कि जायद क्रॉप्स का सीजन क्या है? क्या है? समर। खुद ऑब्जर्व करके बताओ अभी क्या मिलता है मार्केट में ज्यादा, अगर जाते होगे मम्मी पापा के साथ सब्जी लेना, तो अभी सबसे ज्यादा क्या बिकता है? खीरा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्यूकम्बर। और क्या मिलता है? यस, वाटरमेलन, मैंगो। मैंगो तुम्हारा, ऐसे तो वाटरमेलन भी फ्रूट्स में आ गया, मैंगो थोड़ा सा माने कि बरसात से पहले का माना जाता है। जैसे अभी मैंगो मिलना शुरू हुआ ना, तो अब तो बरसात भी 15 दिन में आने वाला है। हालांकि केरला में तो मानसून आ चुका है, केरला में और कोचीन में, और सॉरी कोचीन तो केरला ही, क्या नाम है यार, कोंकण में। कोंकण किसको बोलते हैं? महाराष्ट्र से लेके बैंगलोर तक, बीच में गोवा भी आता है, उसको कोंकण कोस्ट कहते हैं। ठीक है, वहां भी आ चुका है, अब हमारे ही यहाँ दस्तक देगा। उधर नॉर्थ ईस्ट में भी आ चुका है, आसाम मेघालय तरफ आ चुका है। ठीक है, तो ककम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, और क्या क्या होता है हम तो याद नहीं रखते हैं। देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। क्या सर बताइए कुछ एग्जांपल गर्मी में। हाँ, खरीफ का तो बहुत आसान है। हाँ, बताइए। भिंडी, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? लिटिल फिंगर, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर बोलते हैं। हाँ, लेडी फिंगर हो गया। और फ्रूट्स भी आ गया, लीची वगैरह आता है ना। बात समझ में आ गया? क्लियर है? आपको पता चल गया कि समर में क्या उग रहा है। अच्छा, अब आते हैं मानसून। देखिए मानसून का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको हम बता देते हैं। मानसून में क्या आता है सबसे ज्यादा? रेन। रेन मतलब वाटर, और जिस भी क्रॉप को सबसे ज्यादा वाटर चाहिए उगने के लिए वही लगाया जाता है, क्योंकि ये सही समय है। हम तो उतना पानी दे नहीं पाएंगे, और भगवान दे रहे हैं तो हम मना क्यों करें। तो राइस को सबसे ज्यादा पानी लगता है, उसके अलावा शुगर केन को लगेगा, उसके अलावा कॉर्न को लगता है, और एसेट्रा एसेट्रा, सोयाबीन भी इसमें आ जाएगा। क्लियर है? और बहुत सारा क्रॉप है, आप 3-4 भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? अब बात आया ठंडी। ठंडी में कौन सा लग रहा है? वीट इसका मेन है और इसका राइस मेन है, याद रखिएगा। ठीक है, ठंडी में लगाया जाता है वीट, ठंड में लगाया जाता है वीट, काटा गर्मी का शुरुआत में जाता है। समझ में आया? यानी कि अब आपको हम प्रॉपर बताएं तो मान लीजिए वीट है डब्लू, इसको लगाया जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस पे और काटा जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस पे। 30 डिग्री सेल्सियस पे कटिंग होता है, और इधर सोइंग, बोना हो, बो देते हैं मिट्टी के अंदर, बो देते हैं 10 डिग्री पे। तो 10 डिग्री तो ठंडा कहलाता है भाई, है ना। और 30 डिग्री गर्मी का शुरुआत। गर्मी तो अभी 50 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे। और जब मार्च का महीना में कैसा टेम्परेचर रहता है, मतलब थोड़ा सहने के लायक होता है ना, उस टेम्परेचर पे काट दिया जाता है, यानी कि जब ठंडा खत्म हो रहा होता है ऑलमोस्ट। क्लियर बात समझ में आ गया? वीट हो गया रबी में, और क्या क्या एग्जाम्पल में देखिए, कैश्यू नट हो जाएगा। और ठंडा में क्या क्या मिलता है? देखो कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, पीज मिलता है, मटर मिलता है, कैरेट भर भर के आ जाता है। आलू कब होता है? आलू एनी टाइम होता है बाबू, वो यूनिवर्सल चीज है, वही तो तुमको बोले, इसीलिए सब सब्जी के साथ उसका दोस्ती है। देखिए अब हम क्या क्या तरीका अपना सकते हैं कि जो क्रॉप पहले से ज्यादा उगाया जा सके। इसका 3 मेन चीज पर फोकस करना है। पहले तो क्रॉप का वैरायटी में हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जो क्रॉप है उसका जो सीड्स है उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर हमको पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सब अभी बताएंगे। उसके बाद क्रॉप को प्रोडक्शन करने में क्या क्या इस्तेमाल होता है। पहले तो तुम बोओगे ना, तो बोने के लिए सीड अच्छा चाहिए ना, एक बार बो दिए फिर तुम कुछ नहीं बदल सकते, तो जो बोए वही पाओगे। तो अच्छा बोओगे तो क्या पाओगे?
अच्छा पाओगे। तो पहला स्टेप ये। अब उसके बाद उसको पालना भी तो है, उसका सेवा भी करना है, तब ना वो बड़ा होगा। तो उसमें क्या क्या काम आता है? पहले तो इरिगेशन, अच्छे से पानी वगैरह देना होगा, ठीक है। अब इरिगेशन कैसे कैसे कर सकते हैं उसका भी बहुत सारा तरीका है, उसको पढ़ाएंगे। इसका मेन टॉपिक क्या है? इरिगेशन। उसके अलावा जो तुम्हारा मट्टी है, मट्टी में क्या क्या ऐसा न्यूट्रिएंट्स डालोगे कि जो भी चीज बोए हो उसका अच्छा ग्रोथ हो, तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पढ़ना होगा। उसके अंदर फिर क्रॉपिंग पैटर्न, कि क्रॉप कैसे कैसे लगाना, ठीक है। ये नहीं कि साल भर हम राइस ही लगा रहे हैं, तो फिर 1 से 2 साल तो वो जमीन जो है राइस उगा के देगा, लेकिन तीसरा साल नहीं देगा। तो ये सीखना पड़ता है, क्योंकि एक ही चीज, एक ही फसल अगर एक ही धरती पे बार बार लगाते हो, तो एक फसल को उगने के लिए कोई एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसको ज्यादातर चाहिए होगा, वो सारा न्यूट्रिएंट उस सॉइल से क्या कर लेगा? चूस लेगा। अब उसके पास कुछ भी फिर नहीं बचेगा, सॉइल में जान ही नहीं बचेगा, तो वो बंजर हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो मदद करते हैं सॉइल में वापस न्यूट्रिएंट डालने में, तो उनको बदल बदल के लगाया जाता है। जैसे दाल सबसे कारीगर होता है, मटर का पेड़ सबसे कारीगर होता है। तो तुम राइस लगाओ, और जैसे राइस काट लिए, राइस हो गया बहुत सारा, उसके बाद अगला बात तुम तुरंत व्हीट या राइस मत लगा दो, तुम कुछ दिनों के लिए दाल लगा दो या मटर लगा दो। तो सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स ले लिया था राइस और व्हीट, वो वापस मिट्टी में पी और जो तुम्हारा ये है डाल देगा, और फिर अगले बार राइस और व्हीट के लिए तैयार हो जाएगा हमारा मिट्टी। तो इसी को बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, तरीका होता है लगाने का, ठीक है। उसके अलावा जब क्रॉप अच्छे से सीड बो दिए, प्रोडक्शन भी कर लिए, तो उसको प्रोटेक्ट भी तो करना होगा ना, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करना होगा पेस्ट से। पेस्ट किसको बोलते हैं? हाँ, छोटे मोटे, ठीक है। कौवा भी आके खाता है, देखता नहीं, उड़ने वाला ऐसे वाला लगा देता है, वो हुआ। और उसके अलावा मान लो तुम धान काट के रख भी दिए, मार्केट तक आ गया या ग्रेनरी में रखा गया, तो मान लो बहुत ज्यादा व्हीट उग के आ गया, और तुमको रखने का साधन ही नहीं, खुला में रख दिए, तो क्या होगा? सड़ जाएगा ना। तो स्टोरेज भी तो करना सीखना होगा ना, तो वो तरीका है। यही सब चीज इसमें पढ़ेंगे। अब आते हैं, प्रकाश डालते हैं सबसे पहला वाला। पहला वाला क्या? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या है? राइट, क्रॉस ब्रीडिंग वाला प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, हम इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का, लिखिए। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रॉस करते हैं, मिक्स करते हैं, मिलाते हैं दो या उससे भी ज्यादा जेनेटिकली अलग अलग सीड्स। हो सकता है जेनेटिक के हिसाब से डिफरेंट, मतलब यहाँ इंडिया का जीन, फॉरेन का कोई कंट्री का अलग जीन होगा, उसको मिलाते हैं और एक नए तरीके का वैरायटी सीड्स पैदा करते हैं। और जो नए वैरायटी का सीड जो पैदा लिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ गुड प्रॉपर्टीज होता है उन दोनों का। मतलब एक मम्मी लिए, एक पापा लिए, और दोनों का अच्छा गुण में जो जो डलाया वो बेटे या बेटी में डलाया, और वो कैरी करेगा। क्लियर है? चलिए, जय।